बच्चों। तो अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो क्या क्या थी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ा, एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो गैमीट्स बन गए हैं। अब हम बात करते हैं उनके सिनगैमी की, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी बोथ द टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। दोनों टर्म को एक ही प्रोसेस के लिए यूज करते हैं अक्सर, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिनगैमी का मतलब होता है एग्जैक्ट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया, और फर्टिलाइजेशन वो सारा प्रोसेस होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोसेस दैट लीड्स टू सिनगैमी। मतलब कई सारे प्रोसेसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन में, और फाइनली उसमें जो फाइनल प्रोसेस होता है वो सिनगैमी होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस दैट फाइनली लीड्स टू सिनगैमी, आप ये कह सकते हो। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या क्या चीज होती है? स्पर्मेटोजोन और ओवा, उनके बारे में जरा देखते हैं। देखिए, जो स्पर्मेटोजोन है इसकी लाइफ मेल जेनिटल ट्रैक्ट में तो कई हफ्ते होती है, मेनी वीक्स। But once when it is released, its life is only for 24 to 48 hours. एक बार ये रिलीज हो गया मेल जेनिटल ट्रैक्ट से, तब इसकी लाइफ एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन होती है। इसका मतलब ये स्पर्मेटोजोन जब रिलीज हुआ, रिलीज्ड फ्रॉम मेल जेनिटल ट्रैक्ट, मेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो इसकी लाइफ कितनी है? अभी बताया 24 आवर्स टू 48 आवर्स। केवल एक दिन से 2 दिन इसकी लाइफ होती है। These spermatozoans are transferred into the female genital tract with the help of copulatory organ known as penis, and this process of transfer of semen into the female genital tract is known as insemination. That means when the spermatozoon reaches the female genital tract, it has got the life of 1 day to 2 days. मैक्सिमम 2 दिन तक ये जिंदा रह सकता है बस। अब ये स्पर्मेटोजोन जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस होता है, ये सारे स्पर्म्स आपस में एडहर कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, दे फॉर्म अ क्लॉट। ऐसा क्यों करते हैं? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ड्यू टू यूरिनेशन एसिडिक कंडीशन हो सकती है। ये स्पर्म उसमें इंट्रोड्यूस हुए, अगर एसिडिक कंडीशन इन्हें मिली तो दे मे डाई और दे कैन बिकम इनएक्टिव, या तो मर जाएंगे या इनएक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए जैसे ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं, ये आपस में चिपक जाते हैं, इनका एक ग्लूटिनेशन हो जाता है या क्लॉटिंग हो जाती है। जब ये क्लॉट हो जाते हैं आपस में, एंड दे आर कवर्ड बाय सेमाइनल फ्लूइड, सीमेन में जो सेमाइनल फ्लूइड है वो उन्हें कवर कर लेता है, और सेमाइनल फ्लूइड जो है वो बेसिक होता है, उसका पीएच 7.2 से 7.7 होता है। इसीलिए स्पर्म्स क्लॉट बना के हार्मफुल एसिडिक एनवायरनमेंट को टाइड ओवर कर जाते हैं, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे ही स्पर्म्स जो है वो रिलीज हुए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, दे कोगुलेट का मतलब दे एडहर टू ईच अदर एंड दे आर कवर्ड बाय द एल्कलाइन और बेसिक सेमाइनल फ्लूइड। कोगुलेट कर गए। अब थोड़ी ही देर में, कुछ सेकंड्स में ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट वो बेसिक हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। स्पर्म वहाँ रीच करता है, ये इंफॉर्मेशन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रेवल करती है और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अपने आप को कुछ सेकंड में बेसिक बना लेता है।
इसका मतलब अब स्पर्म्स अलग होकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर वो अलग कैसे होंगे? तो चिपक गए। अब उनको अलग करने का काम करता है प्रोफिब्रिनोलाइसिन। इफ यू रिमेंबर, प्रोफिब्रिनोलाइसिन was present in the secretion of prostate gland. प्रो का मतलब इनएक्टिव है, मगर यहाँ ये एक्टिव हो जाएगा। फिब्रिनोलाइसिन इसका मतलब एक क्लॉट को, कॉगुलेट को डिसॉल्व कर सकता है। तो जैसे ही फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बेसिक कंडीशन होती है, ये तुरंत वो जो स्पर्म्स आपस में चिपक गए थे उन्हें अलग कर देता है, और अब वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और उनकी जो स्पीड होती है स्पर्म की, आगे जो रफ्तार है वो 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट होती है। काफ़ी कम है, मगर इसी रफ्तार से स्पर्मेटोजोन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में आगे की तरफ बढ़ता है, और आगे बढ़ने में इसकी मदद प्रोस्टाग्लैंडिन भी करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन स्पर्म एसेंट। मैं आपको याद दिला दूं, प्रोस्टाग्लैंडिन वॉज प्रेजेंट इन द सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल। ये सेमिनल वेसाइकल के सीक्रेशन में था, मतलब सीमेन अपने साथ इसे लेकर आया था, और ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन करा के स्पर्म की एसेंट में हेल्प करता है, आगे जाने में मदद करता है स्पर्म की। केवल इतना ही नहीं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये सक्शन प्रेशर स्पर्मेटोजोन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो इसका मतलब स्पर्म के ट्रांसफर में प्रोस्टाग्लैंडिन से मदद मिली। साथ ही साथ जो सक्शन प्रेशर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्रिएट हुआ ड्यू टू अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल, उसकी वजह से भी स्पर्मेटोजोन को आगे जाने में मदद मिलती है। मगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्विक्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पर्मेटोजोन डाई कर जाते हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी अराउंड 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोन्स दे आर रिलीज्ड पर इजैकुलेशन। हर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आते हैं। इसका मतलब यहाँ इंसेमिनेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में गए, मगर अपनी जर्नी पूरी करके केवल 200 से 300 स्पर्म्स रीचेस एम्पुला। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां फर्टिलाइजेशन होना है। मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए, बट ड्यू टू abrupt contraction of uterine and the cervix, many of the sperms die away. So only 200 to 300 sperms they appear at the site of fertilization, that is ampulla. केवल 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से केवल 200 से 300 स्पर्मेटोजोन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंचते हैं। फिर इतनी ज्यादा स्पर्मेटोजोन की जरूरत क्यों होती है? इतने ज्यादा स्पर्मेटोजोन 200 से 300 मिलियन जो स्पर्मेटोजोन है वो हर इजैकुलेशन में क्यों रिलीज होते हैं, जब इतने सारे को डाई ही कर जाना होता है? अगर 100, 200, 300 ही रिलीज होते तो भी काफी होते शायद। व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको? देखिए, 200 से 300 मिलियन में से केवल 200 से 300 बचते हैं। इसका मतलब वो बेस्ट होते हैं, वो सेलेक्ट होकर आए हैं। वो हर जो बैरियर है, हर जो परेशानी है, वो जो एब्रप्ट कॉन्ट्रैक्शन था, एब्रप्ट लाइनिंग थी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की, सबको क्रॉस करके जिंदा पहुंचे हैं। दैट मीन्स दे आर द बेस्ट वन। एक्चुअली दिस इज अ मेथड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन टू सेलेक्ट द बेस्ट स्पर्मेटोजोआ।
ये एक तरह से प्रकृति का मेथड है सेलेक्ट करने का, नेचुरल सिलेक्शन है, ताकि बेस्ट स्पर्मेटोजोन को ही सेलेक्ट किया जाए और वही फर्टिलाइजेशन करे। तो जो 200 से 300 वहाँ पहुँचे हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, सीधी सी बात है कि उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी और उनमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं था, इसीलिए वो बेस्ट वंस हैं। और वो अगर फर्टिलाइज करेंगे ओवम को, तो प्रेगनेंसी ऑफस्प्रिंग भी क्या होगी, बेस्ट। तो ये तो बात हो गई, हमने बात की जो है स्पर्मेटोजोन की, कि कैसे वो रिलीज हुआ, किस स्पीड पे गया, क्या हुआ उसके साथ फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में, और कितने स्पर्मेटोजोन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे रीच किए। अब ओवम की बात करते हैं। ओवम तो आप ये जानते ही हैं, बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं इस चीज़ को। आपको जेनेसिस बताया ही था, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बताई थी, तो उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ओवम जो है उसका ओवुलेशन हुआ इन द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये ओवम अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करके ओवम बना था। एक्चुअली होता क्या है कि टर्शियरी फॉलिकल से बना ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल में ओवुलेशन होता है। जब ओवुलेशन होता है तो इसमें से रिलीज होता है ओवम। ये जो ओवम रिलीज हुआ, इसने ऑलरेडी अपना मियोसिस 2 स्टार्ट कर दिया है, पर ये अरेस्ट हो जाता है अपने मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2, दिस ओवम गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, वहां पे अरेस्ट हो गया है। मीनवाइल जब टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 2 जो है सेल्स बननी चाहिए। जैसे स्पर्म में या किसी भी सेल में मियोसिस 1 होता है तो 2 बनते हैं, मियोसिस 2 होता है तो 2 से 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी 2 बननी चाहिए थे वो, मगर यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ओजेनेसिस वो इक्वल नहीं होता, वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल होने की वजह से यहाँ पर एक स्मॉल फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड अ लार्ज ओवम। ये लार्ज है और ये स्मॉल है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर न्यूट्रिएंट ये ओवम ने ले लिया है। मच ऑफ द न्यूट्रिएंट इज स्टोर्ड बाय द ओवम, इट हैज वेरी लिटिल न्यूट्रिशन, सो द फर्स्ट पोलर बॉडी डाइज अवे। कुछ देर में ये फर्स्ट पोलर बॉडी ह्यूमन में डाई कर जाती है। कुछ दूसरे मैमल्स में फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करती है, 2 पोलर बॉडीज बनाती है और फाइनली वो डाई ही कर जाती है, मगर ह्यूमन में तो ये डिवाइड ही नहीं करती। अब यहाँ पे हमने देखा ये जो ओवम है, इसने अपना मियोसिस 2 स्टार्ट किया, मियोसिस 2 स्टार्टेड, ये स्टार्ट तो हुआ बट इट गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। तो असल में ये सेकेंडरी oocyte है। वो हमने बोला जो कौन सी स्टेज में था, अपनी सेकेंडरी oocyte स्टेज में था। मियोसिस 1 कंप्लीट होने से प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, तो वो हम सेकेंडरी oocyte स्टेज में था। मियोसिस 2 इसने स्टार्ट किया, मगर ये सेकेंडरी oocyte स्टार्ट तो किया मियोसिस, पर मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया, रुक गया। ये रुकने का कारण ये है कि आइदर द सेंट्रियोल इज लॉस्ट और द सेंट्रियोल बिकम इनएक्टिव। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, या तो इसका सेंट्रियोल लॉस्ट हो गया है या इसका सेंट्रियोल इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाफेज के आगे नहीं बढ़ पाता। आप जानते हैं बिना सेंट्रियोल के एनाफेज स्टेट स्टार्ट नहीं हो सकती। तो सेंट्रियोल इसमें से लॉस्ट हो गया है या फिर वो इनएक्टिव हो गया है। दिस इज रीजन दिस सेकेंडरी oocyte
और ओवम गेट अरेस्टेड एट मेटाफेज 2, दैट मीन्स मियोसिस 2 के मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, ये टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 2 जब कंप्लीट हुआ तो ग्राफिन में बदल गया। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है 2 बार। अब ग्राफिन फॉलिकल में ओवल्यूशन हुआ, तो ओवम बना मेटाफेज 2 पे, और ये ओवम ये कहीं भी खो सकता था, क्योंकि देखिए ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से जब ओवल्यूशन हुआ और ये ओवम जो है बना, इस तरह से ये ओवम है, तो ये ओवम कहीं भी खो सकता था, मगर जो फिम्ब्रेटेड पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का, दिस इज द फिम्ब्रेटेड पोर्शन, दिस इज सीलिएटेड, इसमें सीलिया हैं बहुत सारे। ये जो सीलिया है दे प्रोड्यूस सीलियरी करंट, ये सीलियरी करंट को प्रोड्यूस करते हैं, सीलियरी करंट, जिसकी वजह से एक सक्शन प्रेशर बनता है इनवर्ड, और उस वजह से ये ओवम ड्रॉ करके चला जाता है ऑस्टियम में। आपको बता चुका हूं, ऑस्टियम ओपनिंग है ये फैलोपियन ट्यूब की, तो ये ओवम अंदर गया, क्योंकि सीलिया ऑफ द फिम्ब्रेटेड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब दे क्रिएटेड अ करंट, इनवर्ड करंट, which draws the ovum inward, वो अंदर ओवम को ले आया। अब ओवम फीमेल गैमीट है, खुद से मूव नहीं कर सकता, पर आपको 11th में बताया था कि फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की बनी हुई है। दिस इज सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये सीलिया इस ओवम को प्रॉपल कर देते हैं और इसे पहुंचा देते हैं कहां पर, एम्पुला पे, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एम्पुला पे पहुंचा दिया, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पे स्पर्मेटोजोन आएगा और इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। जब ओवम रिलीज हुआ तो उसकी लाइफ केवल 24 आवर्स की है, 24 आवर्स। स्पर्मेटोजोन जब रिलीज हुआ तो उसकी लाइफ 24 to 48 आवर्स, 1 से 2 दिन। तो ओवम की लाइफ 24 आवर्स है। तो अगर ओवम यहाँ पहुंच गया और उसके 1 दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर अगर यहाँ स्पर्मेटोजोन नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज दी ओवा विल डाई, ओवा यहाँ पर डाई कर जाएगा। या हम यूं कहें कि स्पर्मेटोजोन यहाँ पहुंच के वेट कर रहा है और 2 दिन हो गए और यहाँ से ओवा रिलीज नहीं हुआ, देन द स्पर्म विल डाई। इसका मतलब दोनों का साथ साथ साइमल्टेनियसली साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंचना जरूरी है, दैट इज एम्पुला, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली reaching of ova and spermatozoon at the site of fertilization. This is the reason why not all copulation leads to fertilization. यही रीजन है कि हर कॉपुलेशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका मतलब जब ओवुलेशन हो रहा है उसी समय जो है स्पर्म भी रिलीज हो, तभी जाके दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब ये मानते हैं कि स्पर्म और ओवा एक साथ रीच कर गए यहाँ पे, जब वो साथ में रीच कर जाएंगे तब उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा या सिनगैमी होगा, दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और उससे बनेगा जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब बनेगा जाइगोट। तो ये फर्टिलाइजेशन या यहाँ पर क्या हो गया, सिनगैमी। तो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर सबसे पहले हम ओवम का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस किया था तो स्पर्मेटोजोन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, मगर oogenesis में ओवा के स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि यहाँ
इसे बताना था हमें, और वैसे रफली तो पता ही था आपको, हम बताया ही था। तो ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर ओवम में। देखिए ओवम में ये सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। ये सेकेंडरी oocyte ने अपना मियोसिस 2 स्टार्ट तो कर दिया था, मगर ये अपने मेटाफेज 2 स्टेज में, मेटाफेज सेकेंड स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। आपको जेनेसिस में बताया था कि सेकेंडरी oocyte स्टेज में ही रिलीज होता है ओवम, और उसका मेटाफेज 2 या आप कहें कि मियोसिस 2 भी स्टार्ट हो जाता है, पर वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट हो जाने की वजह शायद ये होती है कि इसका सेंट्रियोल को लॉस हो जाता है या सेंट्रियोल इनएक्टिव हो जाता है। आइदर द सेंट्रियोल इज लॉस्ट और द सेंट्रियोल बिकम इनएक्टिव। यहाँ पर ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं जिनको मार्क नहीं किया है, इनकी इंपॉर्टेंस आपको आगे भी पता लगेगी, इसी लेक्चर में बताएंगे। ये है इसकी कवरिंग जिसे कहते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। उसके बाद ये थिक कवरिंग होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की कवरिंग है, ये सेल की नहीं बनी हुई है, नॉन सेलुलर कवरिंग है ZP। ZP का मतलब जोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर ये CR है। CR सेल्स का मतलब कोरोना रेडिएटा, एंड द कोरोनर सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा दे आर स्टिक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ये आपस में हाइलुरोनिक एसिड से एक दूसरे से सीमेंटेड होती है, चिपकी हुई रहती है। यहाँ विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जगह दिख रही है जिसको हम कहते हैं पेरी विटिलाइन स्पेस, और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पोलर बॉडी भी दिखाई दे रहा है। मियोसिस 1 जब हुआ तो ओवम बना और फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या होता है कि मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस के समय इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वल डिवीजन होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, मगर फीमेल में जो मियोसिस 1 या मियोसिस 2 होता है वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब कि एक छोटा पोलर बॉडी बनता है और एक बड़ा ओवम बनता है। तो मियोसिस 1 में एक ओवम बना और एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी बना, बिकॉज मच ऑफ द न्यूट्रिएंट दे आर रिटेन्ड बाय द ओवम। इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट ओवम ले लेता है, और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसके अंदर बहुत कम न्यूट्रिएंट होता है, छोटी होती है, और इसीलिए आगे चल के ये फर्स्ट पोलर बॉडी ह्यूमन में डाई कर जाती है। कुछ अदर मैमल्स में फर्स्ट पोलर बॉडी फिर से डिवाइड करती है, मगर फाइनली डिवाइड करने के बाद भी जो 2 सेल्स बनती है वो डाई ही कर जाती है, और ह्यूमन में तो डिवीजन भी नहीं होता इसका, ये फर्स्ट पोलर बॉडी डाई कर जाती है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है कैपेसिटेशन से। स्पर्मेटोजोन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रीच करता है। जैसे ही वो ओवम के पास पहुंचने वाला होता है, वो अपने अंदर कुछ प्रिपरेशन करता है, कुछ तैयारियां करता है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। उन्हीं तैयारियों को हम कहते हैं कैपेसिटेशन। यहाँ लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ स्पर्म टू फर्टिलाइज द एग और ओवम, दैट इज नोन एज कैपेसिटेशन। इसकी तैयारी ओवम को फर्टिलाइज करने की, एग को फर्टिलाइज करने की, वही कैपेसिटेशन का प्रोसेस होती है। क्या क्या तैयारी करता है ये स्पर्मेटोजोन हमने बनाया है। देखिए, जब स्पर्मेटोजोन एपिडिडाइमिस में था, वहाँ टेम्परेरीली स्टोर हुआ था, तो उसके ऊपर मोटी सी कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन, ये एक्रोजोम है, एक्रोजोम के ऊपर मोटी सी कोलेस्ट्रॉल की मेम्ब्रेन एपिडिडाइमिस में ही इसके ऊपर लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि स्पर्मेटोजोन का एक्रोजोम कहीं भी बस्ट ना कर जाए, ये उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर यही होता है, रिमूवल ऑफ मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल ओवर एक्रोजोम, वीकनिंग द मेम्ब्रेन कवर। सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल वो हट जाती है ताकि एक्रोजोम कवर थोड़ा सा वीक हो जाए। वीक क्यों? जैसे ही अब वो ओवम से टकराए, एक्रोजोम बस्ट करना चाहिए,
इसीलिए उसके कवर को वीक करना यहाँ जरूरी है, पहला काम होता है। दूसरा फैक्टर डायल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। कई सारे और डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं। डीकैपेसिटेशन फैक्टर वो है which inhibits diffusion of sperm with the ovum। तो ऐसे जो भी फैक्टर्स हैं वो सब भी डिसॉल्व हो जाते हैं। तीसरी चीज क्या होती है? एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन इनटू स्पर्म टेल, चेंजिंग अंडुलेटिंग मूवमेंट इनटू विप्लैश मूवमेंट। स्पर्म जब स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो मैंने बताया उसकी स्पीड काफी धीमी होती है, 1.5 to 3 मिलीमीटर पर मिनट, जो रफ्तार काफ़ी कम है। ये रफ्तार इसलिए होती है कि इसकी जो टेल होती है उसका अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है, कुछ इस तरह से, इसे कहते हैं अंडुलेटिंग। ऐसे ऐसे टेल चल रही होती है, तो स्पर्म की स्पीड धीमी होती है। और यहाँ पर जैसे वो साइट ऑफ अट्रैक्शन के पास पहुंचने वाला होता है, अभी उसकी टेल में कैल्शियम आयन की एंट्री होती है, और जो मूवमेंट ऐसे ऐसे था अंडुलेटिंग, वो विप्लैश में बदल जाता है। विप्लैश मतलब आप समझिए बहुत ही फास्ट मूवमेंट। जब ये फास्ट मूवमेंट हो जाता है तो बहुत तेजी से ये स्पर्मेटोजोआन वो एम्पुला पे पहुंच के वो हमको फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये था कैपेसिटेशन। इसके बाद एक्रोसोम रिएक्शन। ये स्पर्म जो हेड है वो इस तरह से आके लाई करता है ओवम के पास, ओवम से आके चिपक जाता है, यहाँ लिखा हुआ है एक्रोसोम रिएक्शन। नाम ही बता रहा है कि दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू एक्रोसोम। अ नंबर ऑफ स्पर्म adhere to the surface of it, this is known as agglutination, चिपकना आके उससे। The acrosome starts releasing its hydrolytic enzyme, जिसे हम कहते हैं sperm lysine, hydrolytic एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये जो वॉल है वो उनकी उसको डिसॉल्व करेगा। जैसे ही ये टच हुआ यहाँ पे, इसके एंजाइम रिलीज हुए। सबसे पहले ये एंजाइम है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज यहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड है विच इज सीमेंटिंग दी कोरोना रेडिएटा, जो कोरोना रेडिएटा को सीमेंट कर रही है उसको डिसॉल्व कर देता है, जिससे कोरोना रेडिएटा सेपरेट हो जाती है, स्पर्म को अंदर जाने की जगह देती है। दूसरा एंजाइम है CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत मैंने नहीं समझी, नाम अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो बता रहा है कि ये जो है CPE कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, दैट मीन्स वो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगी। तो कोरोना रेडिएटर को भी पेनिट्रेट करता है और पहुंच जाता है ज़ोना पेलिस्टा। अब ज़ोना पेलिस्टा को ये डिसॉल्व कर सकता है ज़ोना लाइसिन या एक्रोसिन से, लिखा हुआ है डाइजेस्ट ZP, मगर ये इतना आसान नहीं है। ZP को डाइजेस्ट करने के लिए पहले ज़ोना पेलिस्टा कंपैटिबल रिएक्शन होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो ओवम है वो चेक करेगा कि स्पर्मेटोजोआन बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज और नॉट। जब वो चेक कर लेगी कि हाँ स्पर्मेटोजोआन सेम स्पीशीज का ही है, तभी ज़ोना पेलिस्टा हटेगी और स्पर्मेटोजोआन को एंट्री देगी। ये एक तरह का बैरियर टू हाइब्रिडाइजेशन है जो नेचर ने लगा रखा है। नेचर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंटरस्पेसिफिक जो स्पीशीज हैं वो बने। नेचर नहीं चाहता कि अलग अलग स्पीशीज आपस में मेट करें और नई स्पीशीज बनाएं। इसीलिए नेचर ने एक बैरियर बना रखा है कि सेम स्पीशीज का स्पर्मेटोजोआन और ओवा ही फ्यूज करता है, उसी से नई प्रेजेंसी बनती है। यहाँ पर भी ऐसा होता है। ये ओवम चेक करता है वेदर द स्पर्मेटोजोआन बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज और नॉट, एंड दिस इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन।
यहाँ जोना पेलिसिडा पे ये प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजिन। और जो स्पर्मेटोजोन है उस पे भी प्रोटीन होती है। से दिस इज एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये फर्टिलाइजिन इस एंटी फर्टिलाइजिन के साथ, फर्टिलाइजिन किस पे? ओवम पे। एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्मेटोजोन पे। तो ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन आपस में रिएक्ट करते हैं, एंड व्हेन दिस रिएक्शन इज कंपैटिबल देन ओनली द जोना लाइसिन और एक्रोसिन कैन डिसॉल्व द जोना पेलिसिडा। तभी जोना लाइसिन या एक्रोसिन वो जोना पेलिसिडा को क्या कर सकती है? डिसॉल्व कर सकती है, उसके पहले डिसॉल्व नहीं कर सकती। जब ये रिएक्शन कंपैटिबल होगी तो डिसॉल्व होगी और स्पर्मेटोजोन अंदर चल जाएगा। मगर ये इतनी आसानी से नहीं होगा। ये किस तरह से होगा उसको जानने के लिए हमें जो है एक दो डायग्राम और बनाने होंगे। विद द हेल्प ऑफ दोज डायग्राम हम इस चीज को और बेटर समझ पाएंगे। यहाँ पर अब देखिए, ये है ZP जोना पेलिसिडा। जैसे ही स्पर्मेटोजोन वो इससे अटैच होता है ZP से, ये रीजन थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, रेस हो जाता है। ये जो बना इसे हम कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन या कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोन ऑफ रिसेप्शन और कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। कोन ऑफ रिसेप्शन और कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहां पर आप जानते हैं कि ओवम पे फर्टिलाइजिन और स्पर्मेटोजोन पे एंटी फर्टिलाइजिन है। एंटी फर्टिलाइजिन इन दोनों की रिएक्शन होगी। केवल इतना ही नहीं, यहाँ जो ओवम है उस पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह से। स्पर्म पे भी रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर ZP2 या ZP3 रिसेप्टर्स हैं। स्पर्म के रिसेप्टर इन दोनों रिसेप्टर से भी रिएक्शन करेंगे। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन तो होगी ही, साथ ही साथ स्पर्म और ओवा के दूसरे रिसेप्टर्स भी आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ये जानने के लिए कि दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। ओवा एंड स्पर्मेटोजोन दे बिलोंग टू सेम स्पीशीज। व्हेन द रिएक्शन इज कंपैटिबल, नाउ दिस जोना पेलिसिडा इज डिसॉल्व्ड। ये जोना पेलिसिडा डिसॉल्व हो जाएगी और ये स्पर्मेटोजोन आके जुड़ जाएगा यहाँ पर इससे, जिसे हम कहते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। ये विटिलाइन मेम्ब्रेन है। विटिलाइन मेम्ब्रेन या कैसे जुड़ गया, चिपक गया। मगर विटिलाइन मेम्ब्रेन से जुड़कर उसे डिसॉल्व करने के लिए स्पर्मेटोजोन दो डिसइंटीग्रेंट प्रोटीन का यूज करेगा। ये डिसइंटीग्रेंट प्रोटीन स्पर्मेटोजोन अपने साथ लाया था। तो आप कह सकते हो कि यहां पर जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, विटिलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज डिसॉल्व्ड
दिस इज डिजॉल्व्ड बाय टू disintegrin protein of स्पर्मेटोजोन के साथ 2 डिसइंटीग्रिन प्रोटीन आई थी और उसी ने इसको क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। यहाँ हमने दिखाया कि अंदर की तरफ पहुंच गया। जब वेडलाइन मेम्ब्रेन डिसॉल्व कर जाती है तो स्पर्म हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंदर चला जाता है। मगर यहाँ बहुत सारे और स्पर्मेटोजोन भी आना चाह रहे हैं अंदर, मगर जो सबसे पहले जाता है मौका उसे ही मिलता है। तो ये जो बहुत सारे स्पर्मेटोजोन है ये अंदर क्यों नहीं जा पाते? जैसे ही एक स्पर्मेटोजोन एंट्री कर लेता है दूसरे क्यों नहीं जा पाते? इसको जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। एक से ज्यादा स्पर्मेटोजोन की एंट्री को हम कहते हैं पॉलीस्पर्मी। ये होता नहीं है क्योंकि ये ब्लॉक हो जाता है। एक स्पर्म के जाते ही वो किसी और को पेनिट्रेट नहीं करने देता, और उसके लिए क्या प्रोसेस है? पहले हम बात करते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्या होता है इसमें? देखिए, जैसे ही स्पर्मेटोजोन ये एंट्री करता है यहां से, ये ओवम के Na+ चैनल को ओपन कर देता है। ये Na+ चैनल्स हैं। So the entry of sperm opens the Na+ channel of ovum. So Na+, they move inside. ये Na+ अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही ये Na+ अंदर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, जबकि यहाँ बाहर ये क्रिएट कर देते हैं नेगेटिव चार्ज। एक तरह से यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया डीपोलराइजेशन, जैसा आपने इम्पल्स कंडक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर दिस इज डीपोलराइजेशन ऑफ ओवम हो गया। ओवम डीपोलराइज्ड हो गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से जितने भी स्पर्मेटोजोन्स हैं वो यहाँ से रिपेल हो जाते हैं, वो अंदर की तरफ जा ही नहीं पाते। ये फिनोमिनन बहुत फास्ट होता है, आप कह सकते हो 0.5 मिलीसेकंड में हो जाता है। इस फिनोमिनन की वजह से ही और इसको हम एंट्री नहीं कर पाते। ये फास्ट है, that's why it is known as fast block to polyspermy. The phenomenon which is very fast and it prevents other spermatozoon to enter the ovum, or it prevents polyspermy. So this is known as fast block to polyspermy. मगर ये फिनोमिनन परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया तो ऐसा ही बना रहेगा। ये बहुत जल्दी फिनोमिनन रिवर्स भी हो जाता है। जो चार्जेस हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ी देर में। तो वो पॉजिटिव हो, डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन हुआ उनका, उससे पहले ही स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होता है। वो बहुत स्लो नहीं है, मगर हाँ फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के कंपैरिजन में वो स्लो है, इसी से स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और वो परमानेंट फिनोमिनन, वो हो गया तो रिवर्स नहीं हो सकता। क्या होता है उसमें जरा वो देखते हैं। ये स्पर्मेटोजोन जब एंटर करता है तो अपने साथ कैल्शियम वेव सेटअप करता है, कैल्शियम वेव सेटअप कर देता है, जिससे कैल्शियम आयन अंदर मूव करते हैं। तो आप कह सकते हो द एंट्री ऑफ स्पर्म सेटअप अ कैल्शियम वेव
एंड कैल्शियम आयन एंटर्स इनसाइड दी ओवम। अब यहाँ पे रोल आएगा इनका, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कैल्शियम आयन को अगर हम इस तरह से जो है दिखा दें तो ये कैल्शियम आयन अंदर आया, ये अंदर इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से फ्यूज कर गया, और जैसे ही ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से फ्यूज किया ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बस्ट कर गए। यहाँ जोना पैलिसिडा के सरफेस पे ZP2 और ZP रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स हैं ओवम के जो स्पर्म की पहचान करते हैं। दीज आर दी रिसेप्टर्स, जो अभी आपको बताया हमने। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जैसे ही बस्ट करता है, द कंटेंट ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल दे रीचेस दी रिसेप्टर्स, फॉर एग्जाम्पल ZP2, ZP3, एंड दे डिस्ट्रॉय द रिसेप्टर्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का कंटेंट जब वो फ्यूज करते हैं तो बाहर आता है, जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे जोना पैलिसिडा पे उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, सारे रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर एक बार रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए तो ये ओवम पहचान नहीं कर पाएगा स्पर्मेटोजोआन की, जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करता है या अलग, और बिना पहचान हुए कभी अंदर नहीं आने देगा। इसीलिए अब ये किसी भी स्पर्म के लिए इम्परमिएबल हो गया है ओवम, क्योंकि रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए इम्परमिएबल टू स्पर्म हो गया। ये बिना पहचान के कोई स्पर्मेटोजोआन अंदर नहीं आ सकता। यहाँ इसने रिसेप्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। अब कोई भी स्पर्मेटोजोआन अंदर आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये, जिसे कि हम कहते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, दिस इज स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये एक परमानेंट फिनोमिनन है। थोड़ा स्लो तो होता है, मगर एक बार स्लो ब्लॉक हो गया तो किसी दूसरे स्पर्मेटोजोआन के एंट्री में नहीं हो सकती। तो इस तरह से और स्पर्म की एंट्री यहाँ पर वो रुक जाती है, वो एंट्री नहीं कर पाता। मीनवाइल ये जो हमारा स्पर्मेटोजोआन है वो एंट्री करता है, और एंट्री करके उसके बाद क्या प्रोसेस होता है वो जरा समझते हैं, उस चीज को जरा समझते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजोआन ने एंट्री किया तो कैल्शियम वेव सेटअप कर दिया। कैल्शियम वेव स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ ही साथ एक्टिवेशन ऑफ ओवम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ओवम अपने मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया क्योंकि वो इनएक्टिवेट भी हो गया था। अब वो अपना मियोसिस 2 तभी कर सकता है जब वो एक्टिवेट हो और उसके बाद स्पर्म का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसे मिले। दोनों चीजें होनी चाहिए। केवल स्पर्म अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसे दे दे तो अपनी मेटाफेज से एनाफेज या टीलोफेज स्टेज तक नहीं जा सकता वो, क्योंकि इनएक्टिव है। तो उसका एक्टिवेशन होना भी जरूरी है। सो यू कुड से कैल्शियम दैट कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ ओवम। इस कैल्शियम की वजह से ही ओवम का एक्टिवेशन होता है। Ca2+ wave causes activation of ovum। इसीलिए हम कहते हैं कि एंट्री ऑफ स्पर्म ब्रेक्स MPF, this is metaphase promoting factor. This is metaphase promoting factor.
असल में ओवम इनएक्टिव था, क्योंकि ये फैक्टर मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर वो उसे लगातार मेटाफेज स्टेज में ही रख रहा था। तो एंट्री ऑफ स्पर्म ब्रेक्स एमपीएफ, वो एमपीएफ को ब्रेक कर देती है एंड स्विच ऑन एपीसी। एपीसी का मतलब एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो स्पर्म की एंट्री जहां एमपीएफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर को ओवम के ब्रेक करती है, वहीं एपीसी को स्विच ऑन कर देती है। इसका मतलब जो कैल्शियम लेकर आता है, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल लेकर आता है, वो सब मिलके ये फैक्टर बनते हैं एपीसी, क्योंकि यही फैक्टर मेटाफेज से एनाफेज लाएंगे और फिर टीलोफेज लाएंगे और फाइनली मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। अब जब ऐसा होता है तो स्पर्म हेड एंड proximal centriole enters inside ovum। स्पर्म हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इंटर कर जाते हैं। अब क्या होता है, सबसे पहले ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वो ओवम के मियोसिस 2 को पूरा कराता है, जो कि अरेस्टेड था मेटाफेज 2 में। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ओवम के मियोसिस 2 को पूरा कर देता है। मियोसिस 2 पूरा होने के बाद एक मैच्योर ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं, proximal centriole helps in completion of meiosis 2 of ovum. As a result, a mature ovum and a second polar body is formed. Now, the male and female pronuclei fuses together. This is known as syngamy. एक बार meiosis 2 पूरा होता है, पहले वो पूरा होता है, तब जाके मैच्योर ओवम बनता है और फिर फीमेल न्यूक्लियस और मेल न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं। दिस इज नोन एज सिंगैमी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन।